गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। यह चैप्टर जो है यह ग्राफ से रिलेटेड है। अगर आप बढ़िया से वीडियो देखते हैं तो आप ग्राफ अच्छा से बना पाएंगे। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल कीजिए। और कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः उसे सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास 11th केसेस इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ लेते हैं, जो कि ग्राफ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं ग्राफ बनाना। हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2, जो कि ग्राफ है। इससे हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं काफ़ी इजी तरीक़ा से आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन बना लेंगे, सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं अपने से। लेकिन इसके पहले एक चीज़ आपको जानना है, एक आवर्ती फलन क्या है इसे जानिए। आवर्ती फलन क्या है, ठीक है, इसको देखना है। तो याद कीजिए, सिंपल सा आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यदि f(x) एक फलन इस प्रकार हो कि f(x) प्लस t बराबर f(x), तो f(x) को आवर्ती फलन कहा जाता है, ठीक है। यानी f(x) प्लस t बराबर f(x), यानी अगर x में t जोड़ते हैं और कोई अंतर नहीं होता है तब फलन f(x) को आवर्ती फलन कहा जाएगा। यानी x में कुछ भी जोड़िए या कोई परिवर्तन ना हो तो f(x) को आवर्ती फलन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे f(x) बराबर मान लो दिया गया है cos x ही दिया गया, cos टर्न साइन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ x के स्थान पर अगर हम कुछ रखते हैं, जैसे f(x) के स्थान पर हम क्या करें, x के स्थान पर यदि 2π रखते हैं तो क्या आएगा, cos x प्लस हो जाएगा 2π, x प्लस 2π का मतलब क्या होता है, 360 होता है, 360 होता है। तो आप पढ़े होंगे cos 2π प्लस x इक्वल टू क्या होता है, cos x। यानी 2π जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ा, पहले cos x था, यहाँ पर भी cos x आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं f(x) प्लस 2π जोड़ने पर f(x) पर कोई असर नहीं पड़ा, f(x) ही रह गया, इक्वल रह गया। यानी x प्लस 2π अर्थात 2π प्लस x cos 360 प्लस थीटा, यानी किस में चला जाएगा, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसके पहले वाले चैप्टर को यदि नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर वीडियो देख कर पढ़ लेंगे, उसमें मैंने बताया था इस सारे फॉर्मूला को। तो cos 2π प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। यानी यहाँ x में 2π जोड़ने पर फलन जैसा का तैसा रह गया, यानी x प्लस 2π f(x) प्लस 2π इक्वल टू f(x) आ गया। अतः f(x) क्या है, आवर्ती फलन है। यानी मैंने बताया कि x में अगर कोई राशि जोड़ने पर फलन पर कोई असर नहीं पड़ता हो तो फलन को आवर्ती फलन कहा जाता है, और जिसको जोड़ने पर असर नहीं पड़ता है वह फलन का आवर्तांक होता है। तो यहाँ 2π क्या है, cos x का आवर्तांक है। यहाँ लिख सकते हैं यह एक आवर्ती फलन है, यह एक आवर्ती फलन है एवं 2π इसका
आवर्तांक है, इसको याद रखना है, ठीक है। 2 पाई इसका आवर्तांक है। तो आवर्तांक का परिभाषा हो गया, यदि फलन एफ एक्स इस प्रकार हो कि एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स, तो 2 पाई को आवर्तांक कहा जाएगा। एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो टी को आवर्तांक कहा जाएगा। तो आवर्तांक भी हम बता देते हैं, आवर्तांक या आवर्तनांक भी इसको कहते हैं, आवर्तनांक ही लिखते हैं। आवर्तनांक क्या है? सिंपल से एक परिभाषा मैं देता हूँ, लिखिएगा, यदि फलन एफ एक्स के लिए एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो गया फिर, यानी एक्स में टी जोड़ने पर एफ एक्स ही आ जाता है, फलन में ही आ जाता है, यानी कोई असर नहीं पड़ता है। तो टी को आवर्तनांक कहा जाता है। तो टी को आवर्तनांक कहा जाता है, टी को आवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आप याद कर लीजिए, नोट में आप लिख लेंगे। देखिए, जितने भी फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, और 10 कॉर्ड्स थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो आप याद रखेंगे 10x एवं कॉटेक्स का आवर्तनांक पाई होता है, ठीक है, पाई होता है, तथा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सिक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, ठीक है, का आवर्तनांक 2 पाई होता है। इसमें नेगेटिव को माइनस को मेंशन नहीं किया जाता है, -2 पाई नहीं कभी लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी होगा प्लस में आप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप आवर्तनांक लगभग समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, cos 2x का आवर्तनांक बताएं। cos 2x का आवर्तनांक बताएं। तो मैंने क्या बताया, cos का आवर्तनांक क्या होता है, 2 पाई होता है, तो यानी 2 पाई हो जाएगा। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, cos 2x का आवर्तनांक बताइए दिया है। चूँकि cos 2x का आवर्तनांक क्या होता है, 2 पाई होता है। मैंने ऊपर ही लिखा था, साइन कॉस सेक कोसेक का आवर्तनांक 2 पाई होता है। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन में, चूँकि cos 2x का आवर्तनांक 2 पाई होता है ना, अतः हम क्या करेंगे, 2x को 2 पाई के इक्वल कर देंगे, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पाई आप लिखेंगे, आंसर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पाई, ठीक है। अगेन दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोसेक -3x का आवर्तनांक है। तो देखिए, कोसेक है तो अभी इसका क्या होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई होगा। तो लिखा जाएगा, यहाँ लिख देंगे कोसेक 2x का, नेगेटिव को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कोसेक -3x का आवर्तनांक 2 पाई है, अतः 3x = 2 पाई, इन नेगेटिव को शामिल नहीं करना है आपको। तो x का मान क्या होगा, 2 पाई बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 में दिया है 3, यदि 10x का आवर्तनांक 4 हो तो a बराबर, x का आवर्तनांक दिया गया 4, तो a का मान बताना है, दिया गया है। यहाँ लिखिएगा, दिया गया
है 10x का आवर्तनांक बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। और 10x का आवर्तनांक आप जानते हैं कितना होता है, और हम यहाँ लिखिएगा, हम जानते हैं 10x का आवर्तनांक बराबर क्या होता है, पाई होता है, 10 का पाई होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, जब पाई रखिएगा तो देखिए x इक्वल टू कितना हो गया, पाई हो गया। मतलब x का वैल्यू आ जाएगा, इसमें निकालना है a का वैल्यू, तो यहाँ x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू क्या हो गया, पाई बटा आ गया a आ गया। तो यह आवर्तनांक यहाँ आ गया, x का वैल्यू यहाँ आ गया, और लेकिन यहाँ दिया गया है 4, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो लिखिएगा प्रश्न से 4 इक्वल टू पाई बाई a, क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो a इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 आएगा। यह आपका आंसर होगा। देखिए यह आवर्तनांक दिया गया, मतलब x का वैल्यू दिया गया, x का वैल्यू दिया गया, तो हम क्या किए, इसका आवर्तनांक पाई होता है तो x का मान निकाल लिए, पाई बाई आ गया। अब दोनों x के वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो पाई बाई 4 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 अगर ध्यान से देखते हैं तो बाकी सारे प्रश्न को बना सकते हैं। अब 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही सारे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए कहता है माइनस पाई और पाई के बीच कॉसेक्स का लेखा चित्र बना खींचे, माइनस पाई से पाई के बीच। ठीक है, तो देखिए ये नहीं, आपको करना है माइनस पाई से पाई के बीच कॉस एक्स का लेखा चित्र बनाएं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे जिसका भी आपको लेखा चित्र बनाना, सबसे पहला काम है उसको y मानिएगा। y बराबर कॉस एक्स मैंने मान लिया, इसको कॉस एक्स मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस एक्स मानने के बाद x का हम रखेंगे मान माइनस पाई से पाई के बीच। तो माइनस पाई से पाई के बीच रखते समय एक बात ख्याल रखेंगे, जो मान आपको याद है उसी को रखिए, और जो मान याद नहीं है उसे नहीं रखना है। यानी आप 15 डिग्री मत रखें, 75 ना रखें, अन्यथा फंसिएगा। आप 0, 30, 45, 60 जो मान याद है वही रखेंगे, काफ़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे सारणी। ठीक है, सारणी बनाएंगे, एक टेबल तैयार करना होगा। ऐसे एक टेबल बनाएंगे, यही मेन है टेबल बना दिए तो समझिए कि आप सवाल बना लिया। देखिए ऊपर लिख दीजिएगा एक ठो एक्स, नीचे लिखेंगे y बराबर कॉस एक्स। ठीक है, x का मान माइनस 180 से 180 के बीच रखना है, तो पहले रखिएगा माइनस 180। ठीक है, फिर माइनस 150, इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। फिर 120 होगा, 120 से 30 कम करेंगे 90 आएगा, माइनस 60 होगा, माइनस 30 होगा, फिर 0 होगा। इसके बाद एक और पॉजिटिव सारणी हो जाएगा, एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, ये प्लस वाला रख लीजिए, ये हो गया माइनस 180 से 0 चला गया, और ये 180 से कर दीजिए प्लस में, प्लस 150, 120, 90, 60, 30, 0, और सबके मान को पुट करेंगे। अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मैंने माइनस रखा, यहाँ कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, याद रखें। कॉस में माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कॉस 180 का जो मान आएगा वहीं कॉस माइनस 180 का मान आएगा। ठीक है, कॉस और सेक में ऐसा होता है। तो कॉस 180 का मान क्या होता है, माइनस 1 होता है, याद रखना है। कॉस 180 का मान हो गया -1, कॉस 150, 150 का मतलब हो गया यानी 30 के बराबर। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2।
2 होता है। तो आप देखिए इसके कुछ वैल्यू को याद कर लेना है। मैं आपको बता दूं, √3/2 यानी √3 में 2 से भाग देंगे। √3 का मान क्या होता है 1.7, यानी मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके यहाँ बता दूँ। यदि आप cos 150 का मान निकालते हैं तो -√3/2 आएगा। 150 का माइनस में इसलिए आएगा कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो देखिए तो -√3/2 तो -1.732/2 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.8 और यहाँ बचेगा 6 कर दिया, 0.86 होता है। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे -0.86 भरेंगे। ठीक है, 120 यानी 60 का मान, 60 का मतलब 1/2। ठीक है, तो -0.5 होगा, 1 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, cos 120 का मान जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा -1/2 आएगा। अब -1/2 मैंने भाग देंगे 0. क्या हो गया 5 आ गया। 90 का मतलब 0, cos 90 का मान 0 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो गया cos 60 का मान, 60 का मान क्या होगा 1/2। तो इस माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, 0.5 हो गया, √3/2 0. क्या हो गया 86 हो गया, यह 0 हो गया। यानी डिवाइड करके हमने रखा है, फिर वैसे यही मान इसमें आ जाएगा, यह -1 हो जाएगा, -0.86 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका -0.5, इसमें 0, 0.5, 0.86 और 0। इस सारणी पूरा कर लेना है। सारणी पूरा करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो चलिए टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना हम लोग सीख लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए इसी बनाते हैं। देखिए इस तरह को ग्राफ खींचना होगा, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा है। इसको x मानिए, इसको क्या करेंगे x', इसको मानेंगे y और यहाँ लिखेंगे y'। यहाँ दिखाना होगा, यहाँ क्या करना है +180 से -180 तक गया है, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, तो 0 रखिए। 30 हो गया, फिर 60 आएगा, क्या आएगा फिर 90, 30 के अंतराल में लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर 120, 150 और क्या हो गया 180। इधर माइनस ले लेंगे, -30, -60, -90, -120, -150, -180। ठीक है, इसमें छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक है, तो आप अगर मानते हैं यहाँ 10 छोटे खंड को 1 मान लें तो ग्राफ इतना ही दूर में सिमट जाएगा, और तो 10 छोटे खंड को 1 नहीं मानिएगा। आप क्या करेंगे, कम से कम 20 को, 30 को, 40 को मान सकते हैं। यहाँ तो क्या हो गया 2 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 खंड को ही हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। आप 4 खंड को भी मान सकते हैं, 4 को बड़ा खंड को मानिए। यहाँ मैंने क्या किया 3 बड़े खंड को 1 मान लिया, 1 मान लिया। इन 3 बड़े खंड मतलब 30 को छोटा का खंड, 10 खंड इसमें होगा, 10 खंड इसमें होगा, 10 खंड इसमें होगा। तो यहाँ लिखना होगा y अक्ष पर 30 खंड बराबर 1 हो गया, 30 खंड बराबर 1 मैंने मान। अब देखिए ग्राफ खींचना है, आपको सारणी भी देखना है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए सारणी जो बनाए थे उसको देखते हुए ग्राफ बनाना है। अब देखना 0 रखा गया था, मान क्या आया था cos में, जब 0 मैंने रखा था x का मान 0, तो 0 का मान 1 होता है, 0 का मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 = 1। यहाँ सारणी में भी हम लोग बराबर लिख देते हवराई में। देखिए cos 0 का मान 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए cos 0 है तो मान क्या आएगा 1, 1 माने क्या 30 खंड बराबर आप क्या माने हैं 1, 30 खंड बराबर माने हैं 1, तो मतलब यह 10, 10, 20 और 10, 30 यहाँ आएगा। तो यहाँ आप चिन्ह लगाएंगे, जब 0 रखे x का मान तो y का मान क्या हो गया 1 आ गया। x का मान 0 यानी cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और cos 30 का मान कितना आया था 0.86 आया था, 0.86। यहाँ सारणी में देख लें 0.30 का मान क्या है 86, तो 86 कहाँ खींचेंगे, तो 86 के लिए हम क्या करेंगे 86 में आप 30 खंड को 1 माने थे तो उस खंड में गुना कर लेंगे। देखिए 0.86 है, 0.86 इसमें 30 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 30 खंड को आपने 1 माना था, 40 खंड को भी 1 मान सकते हैं।
तो 30 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, 8 3 के 24, 36 18 8, 1 हो गया, 8 24 1 25, 25.80 मतलब 25 खंड। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिर से इस बात को समझिए। जब x का मान 0 था तो y का मान 1 आया तो 1 पर मैंने लगाया। x का मान जब 30 था तो y का मान 0.86 है, तो 86 में हम क्या करेंगे, इस 30 खंड से गुना कर देंगे तो कितना आया 25.80 मतलब 25 खंड या 26 खंड हो गया। तो 30 के सामने जाइए आप 25 खंड इसमें, तो ये 10 खंड होते हैं, आई 10 खंड 20 खंड, आई इसमें 5 गो, तो 5 गो के आगे जाएंगे तो ये हो गया आपका 25 खंड हो गया। ठीक है, फिर 60 रखेंगे तो 60 का मान 0.5 आया है, 0.5 में 30 से गुना कर देंगे कितना आएगा 15.00 आएगा, मतलब 15 खंड। तो 60 के ऊपर जाएंगे तो ये 10 और 5 15, इसमें आगे बढ़िएगा तो यहाँ आएगा, ये 10 खंड होता है, इसका आधा 15 खंड होगा, इसका आगे जाएंगे तो यहाँ आएगा। और 90 का मान क्या हो गया 0, तो 0 पर हम गोल कर देंगे। ठीक है, फिर 120 जाते हैं, 120 जब जाते हैं तो 120 का मान क्या आ जाता है -0.5 आता है, -0.5। तो -0.5 में हम क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे 15 खंड तो माइनस में आएगा, तो 15 खंड नीचे जाएंगे तो 10 और 5 15, इसमें आधा होगा, तो इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 150 में जाएंगे तो 86 होगा, 0.86, इसमें 30 से गुना किए तो 25 खंड आएगा, तो माइनस में आएगा, तो यह क्या हो गया 10 और 10 20, इसमें आधा 25, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 180 का मान क्या होता है -1, तो -1 के ठीक सामने जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे चिन्ह लगा देंगे। फिर वैसे ही जब माइनस में आएंगे तो -30 का मान, -30 का जब मान होगा तो सेम मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। -30 का मान भी क्या है इसी के सामने आएगा, जो पॉइंट आप दिए हैं 30 के ऊपर बढ़िए और इसके सामने जाइए तो जो है आएगा वहीं आएगा। ठीक है, फिर 60 के ऊपर बढ़िए और इस पॉइंट के सामने आइए। ठीक है, देख के चिन्ह लगा लिया जाता है। फिर 90, तो 90 के सामने क्या हो गया, यहीं पे चिन्ह लग गया है। फिर 120, तो देखिए नीचे आया है तो इसके सामने बढ़िए और 120 के सामने यहाँ चिन्ह लगा दीजिए। 150 के सामने नीचे आइए और इसके सामने आइए और यहाँ चिन्ह लगाइए। फिर 180 के नीचे और इसके सामने जाएंगे तो क्या होगा यहाँ। अब इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे, ग्राफ को भी बिल्कुल गोल हो जाएगा, ऐसे फ्री हैंड से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ग्राफ क्या होगा बन जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है, ग्राफ ऐसा ही बनाना है। तो इसी आधार पर जो भी क्वेश्चन है आप सबको क्या करेंगे हल करेंगे। अब एक और इसमें दिया था, ग्राफ बना दिए, बस ग्राफ ही बना था। यहाँ cos 20 का मान निकालने के लिए दे रहा था, cos 20 का मान निकालिए। तो देखिए जब ग्राफ कॉपी होगा तो देखिए यहाँ 30 खंड को एक खंड को 30 माने हैं, तो 30 से पहले क्या होगा 20 आएगा, 30 से पहले 20 आएगा, ग्राफ कॉपी में क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 20 के ऊपर जाइएगा, यहाँ इसके ऊपर जाएंगे तो इसको कहीं टच करेगा ना, टच करेगा यहाँ पे, तो जहाँ टच कर रहा है वही मान क्या हो जाएगा आपके 30 का मान हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका मान निकालेंगे। चलिए आप ग्राफ पहले बनाना सीख लीजिए, फिर मैं मान निकालना कल सिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ऐसा ही सारे क्वेश्चन इसमें है, सबका ग्राफ आप पहले बना लीजिए। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस चैप्टर के सभी ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, फिर से मैं ग्राफ बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, और मान निकालना कल हम आपको बता देंगे ग्राफ कॉपी पर। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।